इंडिया में फॉरेन रूलर्स का रेट्स एंड उनकी रूलिंग सिस्टम को इस्टेब्लिश करना एक बहुत ही कॉमन फिनोमिना था दोस्तों, राइट फ्रॉम एंशिएंट टाइम टू द मॉडर्न टाइम। इवन टिल द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में बहुत सारे फॉरेन रेट्स हुए दोस्तों। अब यूँ एग्जांपल ले ली जाए एंशिएंट टाइम के बारे में, तो कुशानस वर द फॉरेन पावर जो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान आते हैं और यहाँ पर अपनी रूलिंग सिस्टम को भी इस्टेब्लिश करते हैं। एंड देन अर्ली मेडिवल टाइम में महमूद ऑफ गज़नी जो कि सेंट्रल एशिया से आया था, इसने भी 17 टाइम्स हिंदुस्तान में अटैक किया और फिर वापस चला गया। इसके बाद मोहम्मद गौरी आया जिसने हिंदुस्तान पर कुछ 3 या 4 बार उसने हमले किए एंड फाइनली ही इज़ क्रेडिटेड टू हैव बिन द फाउंडर ऑफ द मुस्लिम रूल इन इंडिया। और इसके बाद दोस्तों मंगोल्स भी आए थे जिन्होंने हिंदुस्तान में अटैक किया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द खलजीज़। वेल, इस सभी रेट्स में एक कॉमन चीज़, एक कॉमन फैक्टर जो है वो ये है, ऑन द वन हैंड कि अपने पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मैटर्स को वो स्टेबलाइज करना चाहते थे एंड ऑन द अदर हैंड अपने इकोनॉमिक मीन्स को पूरा करना चाहते थे दोस्तों। वेल, इनमें से अब जो एक अहम नाम उभर कर सामने आता है और जिस पर्सनालिटी को लेकर आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों, वो है मोहम्मद ऑफ गौरी। तो मोहम्मद ऑफ गौरी, जिसका नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, ही केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। और हिंदुस्तान में आने के बाद यही वो पर्सनालिटी था जिसकी वजह से हिंदुस्तान में मुस्लिम रूल कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश हुई थी दोस्तों। वैसे अर्ली मेडिवल टाइम और मेडिवल टाइम में, दैट मीन्स 11th सेंचुरी से जो इंडिया में रेट्स पड़ रहे थे वो फ्रीक्वेंटली कहीं ना कहीं इकोनॉमिक मीन्स को पूरा करने का ज़रिया था। जब मैं बात कर रहा हूँ महमूद ऑफ गज़नी के बारे में, तो उन्होंने अटैक किया था 17 टाइम्स और राइट फ्रॉम 1000 CE से लेकर 1027 CE तक ये रेट्स उन्होंने जारी रखा। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रेड का जो नाम लिया जाता है वो दोस्तों सोमनाथ टेम्पल पर जो इन्वेजन था। वेल, इसके बाद अगर मैं बात करूं मोहम्मद गौरी के इन्वेजन के बारे में, तो उन्होंने कुछ 3 या 4 अटेम्प्ट लिया, इन्वेड किया हिंदुस्तान के अलग अलग रीजन्स पे, देन फाइनली दिल्ली पर उन्होंने अपना कब्ज़ा जमाया। वेल, इसके पीछे जो एक बैकग्राउंड था वो पहले मैंने आपको क्लियर कर दूँ। इनके इन्वेजन्स के लिस्ट में सबसे पहला इन्वेजन जो था वो था मुल्तान पर। इन द ईयर 1175 मोहम्मद ऑफ गौरी ने इन्वेड किया मुल्तान नामी जगह पर और वो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर कामयाब रहा। उनका सेकंड इन्वेजन था दोस्तों टूवर्ड्स गुजरात। 1178 में वो गुजरात पर इन्वेड करते हैं अगेंस्ट द रूलर सोलंकी भीमा II ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, लेकिन इत्तेफाक से यहाँ पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वेल, इसके बाद अगेन 1190 में एक बार फिर से उन्होंने लाहौर, बालाकोट एंड सियालकोट जैसी जगहों पर अपना कब्ज़ा जमा लिया और अब बिल्कुल क्लियर हो चुका था दिल्ली का रास्ता। सो अब बारी आती है दोस्तों 1191 में। ये वो साल था जब बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुई दोस्तों। तराइन इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, आज के मॉडर्न डे हरियाणा में कन्नौल नामी जगह पर बैटल ऑफ तराइन हुई थी दोस्तों, बिटवीन द टू फोर्सेस। एक तरफ हमारे हिंदुस्तान के लेजेंड पृथ्वीराज चौहान जो कि अजमेर के एक राजपूत रूलर थे, ऑन द अदर हैंड शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो कि सेंट्रल एशिया से आया था विद न्यू वॉरफेयर टेक्निक्स। तो इनके बीच में लड़ाई होती है। अल्टीमेटली क्या होता है, इस बैटल का रिज़ल्ट पृथ्वीराज चौहान वो जीत जाते हैं इस बैटल को। वेल, पृथ्वीराज चौहान के जीत के बाद मोहम्मद गौरी चुप बैठने वालों में से नहीं था। 1 साल के बाद फिर से सेकंड बैटल ऑफ तराइन होती है, बट इस वक्त विथ 5200 कैवलरी के साथ मोहम्मद गौरी हमला करता है और अल्टीमेटली उसे कामयाबी हासिल होती है। पृथ्वीराज चौहान इस बैटल में हार जाते हैं एंड देन इस बैटल के बाद ही वो अपने एम्पायर को इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाता है। वेल, इस बैटल के बाद पृथ्वीराज चौहान को अलाउ किया जाता है एज़ फ्यूडिटरी चीफ कि वो अपने रूलिंग सिस्टम को कंटिन्यू रखे अजमेर में, लेकिन बहुत जल्द ही उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाता है एक कॉन्स्पिरेसी चार्ज को लेकर। और इस तरह दिल्ली एंड अजमेर टर्किश कंट्रोल के अंडर में आ जाता है दोस्तों। वेल, मामला भी ख़त्म नहीं होता है, एक फ़ाइनल पुश होता है इन द ईयर 1194 में, जब राजा जयचंद जो कि कन्नौज के रूलर थे, इनके लड़ाई होती है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के साथ।
अल्टीमेटली इस बैटल में जयचंद हार जाते हैं एंड वो अनडिस्प्यूटेड रूलर बन जाता है पूरे हिंदुस्तान का। मैं आपको बता दूं कि इस बैटल के बाद मोहम्मद गौरी वो वापस चला जाता है सेंट्रल एशिया गज़नी की तरफ। बाद में उनको असैसिनेट कर दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1206 में जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी, यहाँ पर उनका जो स्लेव जनरल था जो उन्होंने छोड़ दिया था हिंदुस्तान में, वो कहीं ना कहीं दिल्ली में मुस्लिम रूलर की स्थापना करता है बाय 1206 एंड यहाँ से दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है। विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम रूल इन इंडिया एक नया पॉलिटिकल सिस्टम भी हिंदुस्तान में देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे रिगार्डिंग द रीजंस behind the success of the Turks in Indian subcontinent. After the establishment of the Delhi Sultanate, it was quite evident कि political scenario में राजपूत जो है काफ़ी फ्रैगमेंटेड थे और इनके डिवाइडेड ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से और साथ ही साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी पूरे हिंदुस्तान में। सारे के सारे रीजनल पावर्स थे बिहाइंड। राजपूत जो है उनमें भी कहीं ना कहीं आपस में मिल मिलाप नहीं था, जिसकी वजह से इस बात का फ़ायदा मोहम्मद गौरी ने उठाया और हिंदुस्तान पर अपना कब्ज़ा जमा लिया। ये बात आर्ग्यू की जाती है कि राजा जयचंद वाज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द डिफ़ीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि राजा जयचंद ने कहीं ना कहीं जब पृथ्वीराज चौहान ने हाथ बढ़ाया था दोस्ती का तो उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। अगर वो साथ देते तो शायद पॉलिटिकल सिनेरियो बिल्कुल ही कुछ और होता। सेकेंड रीज़न के बारे में अगर बात करेंगे पर्टिकुलरली तो देयर वाज नो सेंट्रल सिस्टम। ऑफ कोर्स कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी। इस सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं पूरे इंडिया में एक पॉलिटिकल वैक्यूम था, जिसका फ़ायदा मोहम्मद गौरी ने उठाया और इस तरीके से उसने एक नए पॉलिटिकल सिनेरियो को बाहर कर सामने लाया। आज के इस टॉपिक का सबसे डिबेटेड एंड हॉट कंट्रोवर्सी ये है कि एग्जैक्टली मोहम्मद गौरी की डेथ कब और कहाँ हुई थी। जैसा कि रिसेंटली एक फ़िल्म जो रिलीज़ हुई है अक्षय कुमार की, जिसमें वो पृथ्वीराज चौहान का रोल कर रहे हैं, उसमें ये दिखाया गया कि मोहम्मद गौरी को वो अपने एरो से मार देते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। रियलिटी दरअसल कुछ और ही है दोस्तों, वो फिक्शन है मेरे हिसाब से। रियलिटी ये है कि 1205 1206 ये वो साल था जब मोहम्मद गौरी को असैसिनेट कर दिया जाता है गज़नी में, राइट। तो रियलिटी ये है और ना कि ये कि पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें मार दिया था, जबकि पृथ्वीराज चौहान को तो 1192 में ही मार दिया गया था। तो 1206 एंड 1192 में एक बहुत ही बड़ा गैप था दोस्तों। इन कंक्लूजन ये भी कह सकते हैं कि मोहम्मद गौरी के सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में उनकी जो जीत हुई उसने कहीं ना कहीं पेव किया फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। थैंक यू सो मच।